Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the another session of your HP सेट एग्जाम। सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंसेस। तो आज जो हम बात करेंगे आपके पार्ट 2 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल, जहां पर हम बात करेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हैं फॉर द सब्जेक्ट लाइफ साइंसेस, जैसे इसमें आपका बॉटनी पार्ट है, जूलॉजी वाला लाइफ साइंस देता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला लाइफ साइंस का एग्जाम दे सकता है, और आपका माइक्रोबायोलॉजी जो आपकी स्ट्रीम है उसमें भी आप लाइफ साइंसेस का जो सेट का एग्जाम है वो दे सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे जो है वो आपके कमेंट्स पढ़े हैं जिसके अंदर लिखा गया है कि जो एचपी सेट है उसे करने का फायदा नहीं है क्योंकि लोग पीजीटी जो आपका सॉरी पीएचडी है उनके लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, दिस इज एन एग्जाम, ये आपका एग्जाम है, इसीलिए करवाया जा रहा है कि जो लोग आपके मास्टर्स करते हैं उसके बाद अगर वो सेट क्वालिफाई कर रहे हैं उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो आपकी कमीशन है वो होगा, और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपकी पीएचडी है या नहीं है, वो कमीशन एग्जाम ही इसलिए कर रहा है कि आपको वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए। और अगली बात करते हैं आपकी टेम्परेरी की या पीएचडी। देखिए, पीएचडी आपने देखा होगा ऐसा सच कोई कंपल्सरी नहीं है, प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं वो अब ऐसा मैटर नहीं है, इट इज द मैटर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। आपका इंटरव्यू कैसा होता है, आप पढ़ाने में कैसे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर है, वो सब आप क्वालिफाई करने के बाद ही वो आपको रिक्रूट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो ये आपके लिए असेंशियल नहीं है। कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट 100% होता है, कभी ना कभी वो आपको पे ऑफ जरूर करता है, राइट। सो आज का जो हमारा सेशन है वो अगेन दिस इज फॉर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके इसके अंदर हम बात करेंगे आपके पार्ट टू का मतलब है कि मैं कुछ आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चन पेपर है आपका 2024, तो हम कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2024 का। अगर आपको पहली बार अगर आप सेशन में आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए इन डिटेल, क्योंकि इसमें मैंने आपके जो आंसर्स हैं वो इन डिटेल रखे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आपको ये जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, आपका जो एक कोर्स है जो हमने 15 जनवरी से स्टार्ट करना है वो आपका 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें अगर एनरोल करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, और अगर आप सही टाइम पर चीजें शुरू करते हैं तो ही सही टाइम पर चीजें खत्म होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है कोर्स के अंदर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, बट अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है और वो एनरोल करना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। और जो कोर्स की फीस है वो बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि आप अपना सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपकी अपनी इच्छा है आपको किस चीज में परसू करना है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, दैट इज for the development of different tissues in plants, programmed cell death is essential for। किस चीज के लिए essential है? अब यहाँ पे ना पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग जो आपके टिश्यूज होते हैं उनकी अगर डेवलपमेंट करनी है आपको प्लांट्स के अंदर तो पीसीडी दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज इंपॉर्टेंट, है ना, और इट इज असेंशियल फॉर। किसके लिए वो आपकी असेंशियल होती है? कॉलेनकाइमा, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, जाइलम। अब जरा अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखते हो टिश्यूज को तो आप उनकी वर्किंग को पहले देखो, है ना। तो जो भी आपके टिश्यूज है इनके सामने अगर आप इनके रोल्स को रख देते हैं तो शायद आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। प्रोग्राम्ड सेल का डेथ का मतलब हुआ कि आपको वहां पर चीजें जो है वो क्रिएट करनी है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, आप इंटेंशनली सेल की डेथ करवा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? कॉलेनकाइमा का मेन काम जो आप पढ़ते हैं, देखो अब यहाँ काम आते हैं आपके +1 +2 के कॉन्सेप्ट्स। कैसे कि यहाँ पर आपके जो ये कॉलेनकाइमा है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एपिडर्मिस जो होता है वो आपका डर्मल टिश्यू है, प्रोटेक्टिव इनर लेयर है ना। और जो ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं आपके पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों आते हैं। फिर जो जाइलम है दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट, है ना। तो ये आपका कंडक्टिंग टिश्यू है।
जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है किसके लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए। तो अगर वहां पर आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होगी तो किसको नुकसान सबसे ज्यादा होगा, ये कह रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज एसेंशियल, कि ये जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, किस टिश्यू के लिए बहुत जरूरी है, अगर उस टिश्यू के अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है तो इनमें से आपको क्या लगता है कि किस रोल में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, वही इसका आंसर है। और जिसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। तो देखिए जाइलम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर आपका पीसीडी नहीं होगा तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसे हम खुद कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम का मतलब सोची समझी डेथ सेल, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। अगर वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होगी जो एलिमिनेट करती है सर्टेन सेल्स ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट, तो जब कोई टिश्यू डेवलप हो रहा है तो वो आपका क्या है, दैट इज योर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो टिश्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या जा रहे हैं, इनटू द डेथ पर, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द टिश्यूज। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, शेपिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो प्लांट्स के अंदर ये एसेंशियल है फॉर्मेशन ऑफ जाइलम के लिए, स्पेसिफिकली तब जब वेसल के एलिमेंट्स बनने होते हैं। और आपको पता है वेसल्स आपको जिम्नोस्पर्म्स में मिलेंगे और बाकी सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में हमें वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट मिलते हैं। एंड ट्रैकीड्स, तो आप देखो वेसल और ट्रैकीड दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। अगर जाइलम का आप बेसिकली 11th 12th का कंसेप्ट भी उठाएं तो भी आपको उसमें समझ आ जाएगा कि जो ट्रैकीज और वेसल्स होते हैं दे आर बेसिकली द मेन कंडक्टिंग टिश्यूज, तो उनके लिए इनका जरूरी है जो कि वाटर कंडक्टिंग सेल्स है। अब जाइलम का फंक्शन क्या है, यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन जाइलम का ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर और मिनरल्स को, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम रूट टू दी शूट सिस्टम। अब अगर एफिशिएंट कंडक्शन हो चाहती है तो ये सेल मस्ट बी हॉलो, है ना, बिल्कुल एक पाइपलाइन के फॉर्म में होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स जो होती है वो इनकी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब आपका जाइलम डिफरेंशिएशन, क्या मतलब हुआ जाइलम डिफरेंशिएशन का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा डिफरेंशिएशन हम वर्ड यूज क्यों करते हैं। देखिए सेल अलग अलग प्रकार का होता है, सेल के टाइप्स होते हैं, सेल के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को लेकर भी टाइप्स होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ देम। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, सेल अंडरगोज द सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन, मतलब वो डेवलपमेंट होते हैं, सेल जो होते हैं उसके स्पेसिफिक होने लगते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक बार सेकेंडरी वॉल जो होती है अगर वो बन गई तो सेल कंटेंट्स जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स दे आर डिग्रेडेड बाय प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर वहां पर प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होगी तो ल्यूमन ऐसा का ऐसा जो है आपका वो ब्लॉक हो जाएगा, हिंडरिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब एक बार आपको क्वेश्चन आ गया है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको यही से बन जाए कि अगर किसी टिश्यू के अंदर, किसी के अंदर क्या, अगर आपको ऐसा आ जाए कि जाइलम टिश्यू के अंदर अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिले इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो क्या रिजल्ट होगा कि देयर विल बी हिंड्रेंस इन दी वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। तो वहां पर आपके वाटर्स जो है वो वाटर सिस्टम जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकता, वाटर ट्रांसपोर्ट कंडक्ट नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं कॉलेनकाइमा के ऊपर। कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोइंग स्टेम्स एंड योर लीव्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके सेल्स हमेशा लिविंग होते हैं मेच्योरिटी पे और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये तो पता है थिकन्ड कॉर्नर्स होते हैं इनके अनइवन सेल वॉल के अंदर, इनमें कोई लिगन नहीं है। पीसीडी में ये कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कॉलेनकाइमा रिमेन्स अलाइव, है ना, ये हमेशा जिंदा रहता है ताकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे। तो अगर ये डेड हो गए तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसी चीजें, फोटोसिंथेसिस जैसी चीजें नहीं हो पाएंगी, इसलिए कॉलेनकाइमा के अंदर आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज योर एपिडर्मिस। इनका काम क्या है, एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू के अंदर आता है आपका, राइट। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन, ये तीन काम होते हैं एपिडर्मिस के। और चौथा क्या है आपका, बेसिकली ये डर्मल टिश्यू का पार्ट है। आउटर लेयर है लिविंग सेल्स की, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे स्टोमेटा से इन्वॉल्व दी, और स्टोमेटा का गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी है ना, और ये मेन एपिडर्मल सेल्स के अंदर। एक्सेप्शन क्या है, कुछ केसेस के अंदर जैसे रूट कैप सेल्स है तो जब ट्राइकोल बनता है वहां पर पीसीडी हो सकती है, लेकिन एपिडर्मल टिश्यूज एज सच अगर आप बोले कि पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस में होता है तो ये नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन इसका कुछ और है और जाइलम का कुछ और। और अगर ये डेड हो गया तो फिर तो एपिडर्मिस में ही ब्लॉक हो जाएगी ना चीजें, फिर तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट इज योर ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर आते हैं पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो
ये जो फोटोसिंथेसिस है, पेरेन्काइमा का काम है, स्टोरेज का काम आपका पेरेन्काइमा का, सपोर्ट का काम कोलेनकाइमा का है और स्क्लेरेनकाइमा का है। लिविंग सेल्स तो नो पीसीडी है ना, लिविंग सेल से पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करते हैं, वही डेड हो गए तो फिर स्टोरेज का काम कौन करेगा? कोलेनकाइमा नहीं हो सकते क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, अलाइव रहते हैं, लाइव है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, डेड नहीं हो सकते। स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेन्स ओपन एट मैच्योरिटी ड्यू टू पीसीडी, बट दिस इज सिमिलर टू द जाइलम, है कुछ केसेस में जाइलम होता है। पर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछता है कि पीसीडी इज एसेंशियल प्राइमरी फंक्शन के लिए, तो प्राइमरी फंक्शन के लिए आपका जाइलम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलन वॉल प्रोटीन्स रिस्पांसिबल फॉर पोलन रिकॉग्निशन रिस्पांसेस इन देयर इंट्रास्पेसिफिक, इंटर मतलब दो के बीच में और इंटर का मतलब विद इन द सेम सेल। इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे आती है उनकी ये सारी की सारी जो भी आपकी वो है रिएक्शंस है। तो उसमें आपको ऑप्शंस है माइक्रोस्पोर, साइटोप्लाज्म, टेंटम, कनेक्टिव टिश्यूज या फिर एंथर लोक्यूल। अब देखो ये जो ऑप्शंस लिखे गए हैं ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आपको एंथर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है, एंथर के स्ट्रक्चर के साथ हर एक पर्टिकुलर लेयर का एक पर्टिकुलर रोल भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको जनरली आया ही वहीं से है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है और वहीं पर हम जो है वो हमें लगता है कि अब बस यही इतना ही है और अब हमें नहीं आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टेंटम। तो पहला है माइक्रोस्पोर, साइटोप्लाज्म के अंदर है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं माइक्रोस्पोर के अंदर, यंग हैप्लॉइड पोलन सेल है आपका, दे आर गैमेटोफिटिक इन नेचर, है ना, ओरिजिन जो होता है वो गैमेटोफिटिक है, जबकि वो एग्जिस्ट करते हैं जनरली नॉट द प्राइमरी रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, तो विच आर टिपिकली स्पोरोफिटिक, तो जनरली स्पोरोफिटिक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर टेंटम, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो टेंटम ही है आपकी। इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट एविडेंस कहां से मिलता है? साइंटिफिक स्टडीज वो कंफर्म करती है कि जब पोलन की मैच्योरेशन होती है, जब पोलन अपने आप को मैच्योर करता है, मटेरियल्स एंथर टेंटम से आते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं आपके इनटू द कैविटीज ऑफ द पोलन बॉल और वहां से ये स्पोरोफिटिकली डिराइव्ड मटेरियल्स रिस्पांसिबल फॉर द इनकम्पैटिबिलिटी रिस्पांस, ये रिसर्च बताती है। किस पे? रिसर्च ऑन दी ब्रासिका। तो एविडेंस क्या है? प्लांट आपका ब्रासिका प्लांट है जो स्पेसिफिकली शो करता है कि मेल डिटरमिनेंट प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इन टेंटम। तो ये इसका क्या है? एविडेंस है और यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट एचपी सेट के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट इज योर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो पार्ट है एंथर के स्ट्रक्चर का, लेकिन वो आइडेंटिफाइड एज अ सोर्स फॉर स्पेसिफिक एंड दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एज द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, राइट। और नेक्स्ट जो है आपका दैट इज योर एंथर का लोक्यूल। तो वो तो एक लोक्यूल स्ट्रक्चर है जो चैम्बर की तरह काम करता है जहां पर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो इनसे तो सिक्रीशन का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता। आंसर जो है वो टेंटम इसका रहेगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। अब अगर आप ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर को देखें, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, एक चीज से तो आप लोग अग्री शायद कर जाएंगे अब या आगे जाके कर जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम कोई भी हो उसका जो मेन डिमांड रहती है वो हमेशा आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट को, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिया और उसे अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, आपने डीएनए के टाइप पढ़े, ए बी जेड डीएनए पढ़ा होगा, लेकिन इसमें पूछा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड, बी टाइप, ए टाइप, जेड टाइप या बोथ। तो आप ज्यादातर कौन सा टाइप पढ़ते हैं अपने डीएनए में? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर नंबर ए, दैट इज बी टाइप। बी टाइप जो डीएनए है वो प्रीडोमिनेंट है और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है अंडर द न्यूट्रल पीएच, हाई ह्यूमिडिटी एंड फिजियोलॉजिकल सॉल्ट कंसंट्रेशंस, क्योंकि स्टेबल डीएनए यही है हमारा। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए? आपने सुना होगा कि जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए डीएनए में हम डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए से ज्यादा डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसीडर करते हैं? मतलब जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े हैं ना अपने क्लास 12th में भी।
तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, है ना, कि वो स्टेबल होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? हैव यू एवर थॉट कि वो क्यों लिखा होता है वहां पर ऐसे कि व्हाई द डीएनए शुड बी स्टेबल इन नेचर, और वहां पर जो स्टेबल वर्ड दिया गया है उसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है वहां पर कि वो स्टेबल हो जाए, कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा है स्टेबल होना चाहिए। बस उसी चीज को जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसी चीज को आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन सा डीएनए जो मोस्ट स्टेबल होता है। तो आप किसे समझते हो मोस्ट स्टेबल, है ना, क्या मतलब है मोस्ट स्टेबल का? अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या मतलब, आप क्या समझते हैं कि क्या होता है एक स्टेबल डीएनए, किसे कहते हैं हम स्टेबल डीएनए, वो मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर जो स्टेबल डीएनए की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है आपकी बी फॉर्म, राइट। अब ये जो क्लासिक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इट वाज बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय द वाटसन क्रिक। रिसर्च रिजल्ट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि बीडीएनए स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो आपको मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं तो देखो आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, नहीं तो इसमें कमेंट सेक्शन में कर दूंगी, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकती हूँ। मैं करने को मैं अभी भी कर सकती हूँ आपको, उसमें ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट करें। आप लोग भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं सेट के लिए तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टेबल डीएनए का मतलब क्या है, या स्टेबल जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी है, क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि कौन सी कंडीशंस है, क्या हो जाता है अगर वो अनस्टेबल होगा तो, या वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कंडीशंस है। ए टाइप जो है वो डिहाइड्रेटेड राइट हैंडेड फॉर्म है डीएनए की, जो अंडर कंडीशंस लो ह्यूमिडिटी और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस जैसे टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये थोड़ा सा अनस्टेबल आपके रह सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और ये आपका जो है नॉट द प्राइमरी स्टेबल फॉर्म इन द एक्वस सॉल्ट बैलेंस्ड एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग सेल, तो वहां पर आपका काम नहीं करेगा। That type left-handed है, elongated double helix है, that can form sequences in the alternating purine and pyrimidines, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर generally ये less stable होता है as compared to the BDNA under normal physiological conditions, and it require high salt concentrations और specific supercoiling stress to exist। अगर इसको होना है तो इसके मतलब अगर ये exist चाहते हैं आप exist करें तो आपका salt concentration high होनी चाहिए। It is not the most stable or the common form। तो ए और सी, दैट डीएनए इज नॉट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसलिए आपका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने आपका चार्ट जो है वो बना दिया है, लेस स्टेबल लीस्ट स्टेबल ये क्या है आपका, यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ये आप ही के लिए बनाया गया है, एक बार रीडिंग जरूर दीजिएगा। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, और एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है अगर आप किसी भी तरह का क्विक रिवीजन चाहते हैं इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। Which of the following component is a characteristic feature of transfer RNA? तो यहाँ पर किस पे फोकस करना है आपको, ट्रांसफर आरएनए पे फोकस करना है। ट्रांसफर आरएनए स्ट्रक्चर दैट enables it to recognize and bind। तो यहाँ पर दो चीजें मेन है, कीवर्ड्स क्या है इस क्वेश्चन में, पहला है recognize, दूसरा है बाइंडिंग टू द अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, देखो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में अलग होती है और यूकैरियोट के अंदर अलग होती है ना, अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग, एक ही क्यों नहीं हो जाती, अब ट्रांसलेशन तो है ही प्रोटीन सिंथेसिस, तो फिर दोनों में सेम ही हो जाए, क्यों नहीं होती सेम, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे डाउट्स क्लियर करें, तभी आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे डाउट्स हैं ये जो आप लोग क्लियर करेंगे, जितने भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एचपी सेट के लिए, आप मुझे बताएंगे कि व्हाई द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव डिफरेंट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस। अब ये जो ट्रांसलेशन है इसके अंदर आपका आरएनए मैसेंजर आरएनए भी यूज होता है, इसके अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए भी है, और यहाँ पर आपका ट्रांसफर आरएनए भी है। तो देखो ट्रांसलेशन में से यहाँ से पूछा गया, ट्रांसफर आरएनए से आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफर आरएनए के अंदर ऐसा कौन सा इसका फीचर है जो आपका किस में हेल्प करता है, जो अनेबल करता है इसको रिकॉग्नाइज भी करना है इसको, और इसको बाइंड भी करना है टू अ प्रॉपर और टू द अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। टाटा बॉक्स एंटीकोडोन एनहांसर सीक्वेंस एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन। देखिए अगर आप लोगों ने क्लासेस बहुत अच्छे से लगाई होंगी या कभी आपने नॉर्मली भी मुझसे टीजीटी में पढ़ा होगा, तो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन तो सेट में भी कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जब आपको टीजीटी भी करवाया वहां भी मैंने आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत अच्छे लेवल की करवा रखी है, वहां से भी अगर आप देखोगे ना ये क्वेश्चन आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ये सेट का क्वेश्चन है।
तो ऐसा नहीं है, जो आपने टीजीटी में पढ़ा है अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाते हैं। बट मैं फिर से डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि देखिए जो मैं सेट की क्लासेस है वो मैं यहीं पर अपने प्लेटफॉर्म पर दे रही हूँ और कहीं नहीं है वो चीजें। अब आप ये मत सोचिएगा कि टीजीटी पढ़ के हम सेट का वो कर लेंगे। टीजीटी का जो आपका पास चीजें हैं वो ठीक है, नोट्स है वो भी ठीक है आपके, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा। अगर ट्रांसफर आने का स्ट्रक्चर 5 या 4 ग्रुप स्ट्रक्चर है तो वो तो वही रहेगा, वो चाहे मैं मास्टर में पढ़ा दूं चाहे वो मैं टीजीटी में पढ़ा दूं। लेकिन उससे ऊपर एक स्टेप आपको जाना पड़ेगा अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा होगा तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि टाटा बॉक्स मैंने आपको करवा रखा है क्या होता है। अगर आपने ये बता दिया ना ऑप्शन में क्या है, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर है। टाटा बॉक्स कहाँ यूज करते हैं? इनिशिएशन के अंदर, वहां पर ट्रांसफर आरने नहीं आता, वहां मैसेंजर आरने आता है। फिर आता है एनहांसर सीक्वेंसेस, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी आते हैं जहां पर एनहांसर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, और सॉरी ट्रांसलेशन के अंदर आते हैं जहां पर आपके इंट्रोन्स एक्सोन्स का रिमूवल होता है, स्प्लाइसिंग होता है, एनहांसर्स भी आ जाते हैं। एक्सोन इंट्रोन जंक्शन आपको पता है कौन सा होता है, जहां पर एक्सोन इंट्रोन्स ये क्या है, एक प्रोटीनेशियस आपके वो है सीक्वेंसेस है, एक नॉन प्रोटीनेशियस है। इंट्रोन्स को आपको रिमूव करना पड़ता है बिकॉज उनके अंदर कोई भी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं होती है। तो आंसर क्या बचा आपका? एंटीकोडोन लूप। आंसर इज बी, एंटीकोडोन। ट्रांसफर आने में एंटीकोडोन ही तो होता है जो उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीकोडोन्स बना के रिकॉग्नाइज करता है, फिर वो बाइंड करता है और फिर वो उसके अगेंस्ट एक नया अमाइनो एसिड बनाता है। एंटीकोडोन्स पाकर बनाकर वो क्या बनाता है, अमाइनो एसिड। तो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, डू रीड इट, जस्ट गिव अ रीडिंग, आपको काम करेगा, हेल्प करेगा फॉर योर बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। नहीं पता लगे तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। पर मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड में बता दिया कैसे आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज मस्कीटो एडीज एडिप्टी, ठीक है, एजिप्टाई इज नॉट द वेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। किस वायरस का ये वेक्टर नहीं है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है इसके अंदर जिसका नहीं है, बाकी 3 का होगा, यही मतलब हुआ। तो कौन सा है? जाइका वायरस, जीका जिसे आप जीका बोलते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर राइनो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइनो। इसके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। ठीक है जी। तो राइनो वायरस जो है कॉमन कोल्ड कॉज करता है, उसी क्लास का है ये, उसी फैमिली का है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू है, इनको किसी मस्कीटो वेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ वायरस एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप चाहे तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एम फेज सेल डिवीजन का है ये। अब देखो कितनी सारी चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक अगर क्लियर है तो ऐसी चीजें आराम से क्लियर हो जाती है। ड्यूरिंग एम फेज which class of the proteins helps in reorganization of chromatin as it compacts? तो reorganization मतलब दोबारा से क्रोमैटिन जब आपका reorganize होता है तो कौन से प्रोटीन्स आपकी यूज होती है? कोहेजन, साइक्लिन्स, कंडेंसेंस या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। अगर आपको रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल वाला ये क्वेश्चन जो है ना, ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल से पूछा है, तो मैं आपको यहाँ हिंट दे देती हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलेशन ऑफ वहां से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वहां आते हैं आपके प्रोटीन्स वगैरह, वहां से पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, कंडेंसेस। अब देखिए जो कोहेसिव्स होते हैं ना वो अटैचमेंट के लिए होते हैं, दे आर होल्डिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, उसके लिए आपके ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो आपके साइक्लिन्स हैं दे मास्टर रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं और ये कंट्रोल करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल। सिग्नलिंग एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्टिवेट करते हैं दूसरे प्रोटीन्स को, जैसे कि आपके कंडेंसेंस, उनके लिए यूज होते हैं रेगुलेटरी काम इनका। साइक्लिन्स और सीडीकेस अगर आपको देखो ये ना मैंने आपको यहाँ कीवर्ड्स रखे, अगर आपको याद करना तो आप कैसे याद करेंगे? ये साइक्लिन्स और सीडीकेस जो होते हैं वो स्विच ऑन करते हैं एम फेज। अगर आपको एम फेज को आगे स्विच ऑन करना, बटन चलाना है कि सेल जाए आपके एम फेज के अंदर, तो आप साइक्लिन्स और सीडीकेस को ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन होगी सारे सबको ऑन कर देंगे ताकि साइक्लिन जो आपकी सेल साइकिल है वो आगे कंटिन्यू हो सके। कंडेंसेंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर वर्कर्स, उसमें काम कर रहे हैं जो कैरी आउट दी एक्चुअल टास्क, जो एक्चुअली में टास्क कैरी आउट करते हैं वो आपके कौन है? कंडेंसेंस है क्रोमोसोम के अंदर, है ना, क्रोमोसोम को कंपैक्ट बनाने में काम करते हैं। कोहेजेंस जो होते हैं वो ग्लू की तरह, कोहेजेंस अटैचमेंट है, ग्लू है, ग्लू की तरह काम करते हैं, जो होल्ड करते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को टुगेदर अंटिल इट्स टाइम टू सेपरेट। तो जब तक वो सेपरेट नहीं होते तब तक ये उनको होल्ड कर कर रखते हैं, तो वो इनका काम है। तो ये आप चाहें तो आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of telomerase? आप टीलोमरेज कहाँ पढ़ा? टीलोमरेज ना एंड पॉइंट पे होता है, किसका पार्ट है ये? आपका क्रोमोसोम का। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो जनरली अगर आप बायोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको टीलोमरेज गिवन होता है।
तो इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम, कॉम्प्लेक्स है. इट एक्ट्स एज अ सेलुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट एड्स डीएनए टू द एंड्स ऑफ chromosome. It recognizes the tip of an existing telomere DNA repeat sequences, या फिर it elongates the telomere sequence in the 3 to 5 direction. अब अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपको ये आंसर आता होगा. अगर आप अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मेरी मानो अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में किया है, उसका एक एक पार्ट किया है, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप देखो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो सब कुछ ही मुश्किल लगेगा. पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद अप्लाई करोगे तो बहुत इजी लगेगा, है ना. तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर डी. इट elongates the telomere sequence in the 3 to 5 डायरेक्शन. क्योंकि 3 to 5 डायरेक्शन में नहीं, ये आपका बाकी सारी ठीक है, आपकी सारी जो 3 स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है कि रिवर्स में काम करता है, लेकिन ये आपका सिंथेसाइज नहीं करता है 3 to 5. Like all known DNA polymerases, telomerase synthesize DNA into the 5 to 3 direction, not 3 to 5. बस ये एक डायरेक्शन की वजह से ये आंसर जो है वो आपका गलत हो जाता है, बाकी सारी चीजें ठीक है आपकी. The plasma membrane does not have this role. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनमें से ये रोल नहीं है, बाकी 3 तो होंगे, एक नहीं है. तो एनर्जी ट्रांसडक्शन, असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरसेलुलर इंटरैक्शन. तो आप देखने से समझ आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर है. ऑब्वियसली इसका काम क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का तो नहीं होगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. बाकी तो सारी चीजें हैं, आउटर एनवायरनमेंट के साथ भी ये काम करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा, एनर्जी ट्रांसडक्शन भी करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी करता है, ठीक है, मटेरियल का इन एंड आउट सिचुएशन भी है, सब कुछ है इसके पास. क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई भी रोल डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी. Which of the following is an anti-apoptotic protein? ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप करते हैं इसको. एंटी-एपोप्टोटिक, या पहले तो यही पता होना चाहिए आपको एपोप्टोसिस इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ पहले. अगर आपको यही नहीं पता कि एपोप्टोसिस क्या है तो फिर प्रोटीन कहाँ क्या है वो तो वैसे ही नहीं बताएंगे, ठीक है. तो आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी अगर आपने सेल बायोलॉजी अच्छे से की है, उसके अंदर जब आप माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में डिटेल में पढ़ते हैं आप ये सारी प्रोटीन्स, मार्कर एंजाइम्स, मार्कर जीन्स, ये सब कुछ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. BFL1 इज एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन अमंग द ऑप्शंस बिकॉज इट बिलोंग्स टू BCL2 फैमिली, जो इनहिबिट करती है, रोकती है एपोप्टोसिस को बाय ब्लॉकिंग द डेथ सिग्नल्स लाइक TNF अल्फा. तो इसको रोक देती है ये, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आपके अप्रोक्सीमेटली. और ये जो ये है BCLXS है, इट प्रोमोट्स, इट इंड्यूसेस और इट ट्रिगर्स, ये सारे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है प्रोटीन, ये वाली, ठीक है. तो ये हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो जितनी चीजें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तक वहां पे जब आप इसे बैच के अंदर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर हर चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी. अब वो इतने से टाइम में मैं नहीं बता सकती. अब मैं अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया आज करवाने लगी तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, वो फिर और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट. Next is which of the following components of the cell is directly involved in ensuring the correct Golgi localization in animal cell. अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से, एक तो एनिमल सेल है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और गोल्जाई या गोल्जी लोकलाइजेशन के लिए करेक्ट है. एक्टिन, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियोलस और ऑक्सोम्स. आपको भी पता है कि अगर उसकी लोकलाइजेशन करनी है तो कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा. फिर से क्वेश्चन जो है वो आपका सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर से है, सेल ऑर्गेनल्स से है. यहाँ पर जब साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं वहां पर भी आप इन्हें पढ़ सकते हो. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन इंश्योरिंग द करेक्ट गोल्जाई लोकलाइजेशन. और ये मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा नोट्स, तो आप इसे पढ़ सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है, किससे बने होता है. डायनिन है, ठीक है, इसमें डायनिन तो आप पढ़ती हो ना, मोटर जो आपकी वो है प्रोटीन है, तो वो किसके लिए, तो डायनिन के साथ एक और प्रोटीन भी होती है और मैंने करवाई भी है आपको. डायनिन के अलावा भी एक और प्रोटीन होती है. आप मुझे कमेंट करके बताइए डायनिन के अलावा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपके इस माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर. प्लस साइन माइनस साइन, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है ना, ये सारी चीजें. तो ये आपके प्लस माइनस होता है, एक स्लो चलता है, एक जो है वो आपका फास्ट चलता है, एक एंड स्लो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, एक एंड जो होता है इसका वो एक फास्ट है, एक स्लो है ना. तो एक बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट करेगा. एक में एक प्रोटीन होती है, दूसरे में दूसरी प्रोटीन होती है. दोनों प्रोटीन्स आपको पता होनी चाहिए. तो एक्टिन, साइटोस्केलेटन जो है वो माइनर रोल प्ले करता है अनमेरिंग प्लांट्स. न्यूक्लियोलस का फंक्शन आपको पता है, राइबोसोम्स के सिंथेसिस के अंदर है, और ऑक्सोम्स डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है जी.
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज भी हमने 10 क्वेश्चन के, लास्ट टाइम में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। 10 क्वेश्चन करवाने का रीजन ही ये है कि आप आराम से तसल्ली से 10 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से कर लिए, उनके कंसेप्ट कर लिए, तो कहने को ये 10 नहीं है। अगर मैं 10 क्वेश्चन देखूं तो हर एक के अंदर आपके एक तो आंसर है ही, है ना, और 4 ऑप्शन होते हैं। जनरली आप 40 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं जब आप 10 क्वेश्चन करते हैं। तो एक सेशन के अंदर आपने 40 कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो आपको ध्यान से चीजें सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, और ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। आप कंसेप्ट कहीं से भी करो, इम्प्लीमेंट करना अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम। तो देखिए, मेरी जो कहानी है ना, वो घूम फिर के एक ही जगह आ जाते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। मेरे लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस पेपर को क्रैक करने से, और आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता लाइफ के अंदर। आपके कंसेप्ट्स अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे, है ना। तो जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आपको खुद ही नहीं आ रहा, आप दूसरों को कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल सी बात है। अगर मेरे को खुद को चीजें नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको कैसे बढ़ाऊंगी? तो मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है चीजों को क्लैरिफाई करना, उतना ही आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने भी आगे जाके किसी को पढ़ाना है। तो अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? तो यही थॉट प्रोसेस हमेशा एक एग्जामिनर का भी होता है, राइट। तो आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। और अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हो तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको 15 जनवरी से पहले पहले बैच के अंदर एनरोल होना है। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है अगर आप बाद में सोचते हैं ऐसा कुछ करने का। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू योर सेल्फ स्टडी। मैंने आपको यहाँ पर आपके थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है। जितना एक सेशन के अंदर मैं कर सकती हूँ मैं आपको यहाँ कर रही हूँ। आपको नोट्स की फॉर्म में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इसमें आप इनके नोट्स जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये भी आपको एक कट शॉर्ट नोट्स की तरह जो है वो काम करेंगे आपके लिए एग्जाम के अंदर भी, राइट। सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर से मैं आपके लिए 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।